अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज डॉक्टर मदिया मौजूद हैं। थैंक्स डॉक्टर मदिया, सो काइंड ऑफ यू, आपने टाइम निकाला हमारे इस चैनल मोहसिन माय मेंटोर के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया। आपने दावत दी मुझे आज, और इस काबिल समझा कि मैं आज आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से लोगों को इतने अहम उन्वान पर आज इस काबिल हूँ कि बात करी। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम जी। मैम, अ, थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से। बीइंग अ डॉक्टर, एकेडमिकली आपका क्या बैकग्राउंड है, और फिर प्रोफेशनली ये ट्रांजिशन कैसे रही, तो सुनने वालों के लिए थोड़ा सा प्लीज हमें इंट्रोड्यूस कीजिए आपके बैकग्राउंड से। जी, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा अहमद है। और हम्म। जैसे आपने कहा, ताल्लुक मेरा मेडिकल फील्ड से है। 1997 में फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर से एमबीबीएस करने के बाद अ, समझ में आया कि ये तो मंजिल की शुरुआत है, इख्तिताम नहीं है। हाउस जॉब सर्जरी और एनेस्थीसिया में की उस वक़्त 1998 में, जब बहुत कम लेडी डॉक्टर्स एनेस्थीसिया में जाके हाउस जॉब की लेवल से स्टार्ट लेती थी अपना। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किसी क्लिनिकल फील्ड में नहीं की। मैंने बायोमेडिकल फिजियोलॉजिकल साइंसेज को अपना पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिटी बनाया, उसमें मास्टर्स किया। और लाहौर के बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ ताल्लुक़ रहा है मेरा। बेहतरीन करियर और बेहतरीन वर्क बैलेंस के साथ अपनी एक पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ को रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर के ओहदे तक पहुंची। और आगे प्रोग्रेस करी उसके बाद। साथ साथ चल रहा है, अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन का सफ़र चल रहा है। मास्टर्स एक फील्ड के बाद दूसरी फील्ड में मास्टर्स किया, जिसमें एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन आ जाती है। फिर एक कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तवासुत से आगे क्लिनिकल रिसर्च में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किया। तो ये सफ़र चल रहा है मोहसिन भाई अभी तक। माशाल्लाह। सो ये ये डॉक्टर की फील्ड में हम हमेशा सुनते थे कि एमबीबीएस जो है, जो आपने जैसे बताया कि ये शुरुआत है, उसके बाद फिर सफर चलता रहता है। सो काइंड ऑफ यू, प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस भी किया और आप हमसे शेयर भी कर रही हैं, थैंक यू। मैम, क्या स्टेज होता है एक यंगस्टर के लिए, आपको फॉर एग्जांपल आपके केस में, क्या आपने ये फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट की और स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया, ऐसा क्या महसूस होता है कि नहीं, ये मेरा एक मिशन है, मुझे ये करना है, ये करियर चूज करना है? आपके साथ ऐसा कैसा हो रहा था, स्पेशलाइजेशन कैसे सेलेक्ट की? जी, स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हुए टेक्निकली खातून होने के नाते मैं इस बात पे भी स्ट्रेस करूंगी कि पाकिस्तान में खातून होने के नाते आप से ये जी अम, एक रहता है कि जी ये खातून है, डॉक्टर है, तो ये ज़रूर ऑब्स्टेट्रिकल और गायनी में स्पेशलाइज करेगी। इसके हम्म। अलावा खातून होने के नाते नहीं भी तो डॉक्टर से ये जी यही तवक्को रहती है कि जी आप स्पेशलाइज करके जी प्रैक्टिसिंग फील्ड में ही, डॉक्टर का तो इख्तिताम ही प्रैक्टिकल फील्ड में होना है। अम, लेकिन इससे हट के खुद समझ में आया कि जी सिर्फ प्रैक्टिसिंग फील्ड में डॉक्टर्स नहीं अ, आगे स्पेशलाइज कर सकते। और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें मतलब ये आप आगे क्या कहना चाहिए कि एक बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें एक रुझान रहना चाहिए आपका, और आप एक करियर बना सकते हैं। ज़ाती तौर पर मैं टीचिंग हॉस्पिटल्स, मेडिकल फील्ड और रिसर्च के साथ ताल्लुक़ रहा है मेरा। और मैं आगे आपको सजेस्ट भी करूँगी यंगस्टर्स को कि बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं कि जो हम सोचते हैं कि शायद मेडिकल प्रैक्टिसिंग फील्ड्स के अलावा भी, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ हम काम कर सकते हैं।
इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी रेगुलेटरी बॉडीज़ और यूनिवर्सिटीज़ का की जिम्मेदारी बनती है। हम कहते हैं कि जी प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हो, उसमें सैचुरेशन होती जा रही है पाकिस्तान में। अब रेगुलेटरी बॉडीज और यूनिवर्सिटीज का ये फर्ज बनता है कि अपने पूरे फराइज बाखूबी तौर पर अंजाम देते हुए एक नीड्स असेसमेंट का तयन करें। हमारे यंगस्टर्स को बैचलर्स की लेवल पे, मास्टर्स की लेवल पे जो मेडिकल फील्ड में आ गए हैं उनको बताएं कि जी ये शोबे हैं जहां आप प्रैक्टिसिंग फिजिशियन के अलावा भी जा सकते हैं। कुछ मैं आपको खुद ही एक गाइडेंस दे देती हूँ आपके जी जी प्लेटफॉर्म बिल्कुल। से। थैंक यू, जी। सो काइंड ऑफ यू। इसमें आपके पास हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शंस आ जाती हैं, इसमें आपके पास हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में ऑप्शंस आ जाती हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ ऑप्शंस आ जाती है, क्लिनिकल रिसर्च के साथ ऑप्शंस आ जाती हैं। अब हर मेडिकल स्टूडेंट जरूरी नहीं सिर्फ मेडिसिन तक महदूद रहे। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, आप मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं ठीक है, लेकिन आप आईटी में बहुत अच्छा आपका हाथ है, आप मेडिकल कॉलेज में चले गए लेकिन आप मार्केटिंग में बहुत आपकी बहुत सारी आपकी क्वालिटी है जो कि आपने देखा कि जी मैं मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। तो मेडिकल फील्ड को बहुत सारी और फील्ड्स के साथ मिक्सअप करके, आईटी के साथ, मार्केटिंग के साथ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ अ, आगे मास्टर्स किया जा सकता है। बात वही है कि अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज और अम, आपके मेडिकल कॉलेजेस की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड करें। आपका प्लेटफॉर्म गाइड कर रहा है, इस तरह बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ये गाइडेंस दी जा सकती है। अब हर मेडिकल तालिब इल्म प्रैक्टिसिंग फिजिशियन तो नहीं बन सकता, तो हम एज पेरेंट्स सोचते हैं कि जी इसका तो बिल्कुल करियर ख़त्म हो गया कि ये जी डॉक्टर नहीं बना, और डॉक्टर के बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन में जी इसके नंबर नहीं आए, इसको नौकरी नहीं मिली। प्रॉब्लम्स यही हैं सबके साथ, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि मेडिकल फील्ड में आप आ तो गए हैं, ये बहुत सारी ऑप्शंस जो मैंने आपको दी हैं ये भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक और मोहसिन भाई बहुत बड़ा मैं कहूँगी डिलेमा है हमारी सोसाइटी के साथ कि जी आप सोचें कि जी मेडिकल नहीं किया, बच्चे के नंबर नहीं आए तो पता नहीं आसमान नीचे आ गया है और इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसलिए वो पेरेंट्स स्ट्रेस करते हैं कि जी आप रिपीट करते रहें एक मेडिकल एंट्री टेस्ट्स। दुनिया भर में एंट्री टेस्ट्स होते हैं बायोमेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए, और हर नौयत पे, हर प्लेटफॉर्म पे और आप एक साल करें दूसरे साल करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो कि अभी ना वालिदैन को उनके बारे में पता है और ना स्टूडेंट्स के बारे में पता। ये बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो कि ठीक है आपके बच्चा, आपने 95% बच्चे ने स्कोर ले लिए जी एफएससी के लेवल पे, 60, आप सोचे 60% से ऊपर 95%, 99% बच्चा भाई आपका काबिल है। आप बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो मैं अभी आपको बताती हूँ जहां आप अपने स्टूडेंट को भेज सकते हैं, अपने सॉरी अपने बच्चों को बच्चों को। जी भेज सकते हैं। इसमें मेडिकल परफ्यूजनिस्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स हैं, ऑप्टिशियंस हैं, नर्सेज हैं, अच्छा जी थिएटर टेक्नीशियंस हैं। अब ये वो फील्ड्स हैं जो कि आप सोचते हैं कि ये बच्चे ने मेडिसिन नहीं की तो क्या करे भाई, वो 60% से लेके 95% बच्चा आपका काबिल है। हम कहते हैं कि जी 90% के बाद भी बच्चा इस काबिल ही नहीं है, भाई वो कहाँ जाए जो 85% है, जो 75, वो बच्चा आपका काबिल है। अब होता ये है कि बच्चा भी डिप्रेशन में है जी, वालिदैन भी डिप्रेशन। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे करियर में ऐसे आए कि बच्ची चाह रही है कि मैं ऑफ्थल्मोलॉजी कोर्स करूं जो कि थिएटर ऑफ्थल्मोलॉजी टेक्नीशियन का कोर्स है, और इंस्टीट्यूट तैयार है फुल फंडिंग करने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार। वालिदैन मेरे पास बैठे कि जी बच्चे ने मेडिसिन करना, भाई बच्ची भी चाह रही है आपको फुल स्कॉलरशिप मिले, व्हाई डोंट यू आप सोचें और बच्चों को जाने दें इन फील्ड्स में। बहुत बड़ा एक सेटअप है जो कि सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चला रहे होते, हस्पताल डॉक्टर चला रहा होता है लेकिन उसको स्पेशलिटी चाहिए कि जी मैंने हस्पताल कैसे चलाना है, इन्वेंटरी कैसे मैनेज करनी है, मार्केट कैसे करना है हॉस्पिटल को। अब मोहसिन भाई आपकी तरफ मैं जाऊंगी, आप बताएं कि ये
कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर डाली जा सकती है, ये फेवरेबल है हमारी सोसाइटी के लिए? मैम, एज नॉन मेडिकल पर्सन, मेरे जी। एतराफ में डेफिनेटली मेडिकल से रिलेटेड लोग रहे हैं, लेकिन एज अ लेमैन, फॉर एग्जांपल, मेरी बच्ची आती है या मेरा बेटा आता है कि मुझे मेडिकल में परस्यू करना है और हम्म। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, हम्म। मुझे डॉक्टर के अलावा कोई ऑप्शंस हैं, तो एज अ पेरेंट, जो पर्पस भी है इस चैनल का, एज अ हम्म। पेरेंट मेरे पास ये नॉलेज नहीं होती। हाँ, वो लोग जिनके रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा या अतराफ में डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछ के जब हम बात करते हैं हमें पता चलता है कि अब जैसे आपने इंस्टीट्यूट बताया ना, ये जी। जो आप फंडिंग थे यार, हम्म। और वो बच्ची विलिंग थी करने के लिए, मतलब, और हमें ये नजर आता है कि एक फंक्शन एरिया मेडिसिन का जो है, उसके, जिसको हम पैरामेडिकल स्टाफ कहें या हम्म। असिस्टेंट्स कहें, उसको हम्म। मेडिकल, वो बहुत ह्यूज है प्लेटफॉर्म। हम्म। अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ना, उसके कोई टेक्नीशियन होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, मैं बिल्कुल। एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के बिल्कुल। बहुत सारे हैं। तो कोई ऐसा अ, जरिया मैम है जिससे ये पता कर सके यूथ के, ये इंस्टीट्यूट्स जो अदर देन बीइंग डॉक्टर, जैसे हम्म। बायोकेमिस्ट ने कहा, डेंटिस्ट्री का कहा, हम्म। ये इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी आपको लगता है, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमें पता है, हम के देखें कि भाई मेडिकल की फील्ड की ये डिविजन्स हैं और ये रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, बहुत बहुत जरूरी सवाल और बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मसला यही आता है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां ये बताया जा सके कि जी ये चीजें भी हैं। जैसे आपने भी कहा अल्ट्रासोनोग्राफी का होना चाहिए, मैंने भी कहा परफ्यूजनिस्ट की भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट से मेरा ताल्लुक रहा है पाकिस्तान में, जो कि ये कर रहे हैं, मेडिकल परफ्यूजनिस्ट्स भी बना रहे हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स में भी एजुकेशन। अच्छा, होता ये है कि मेडिकल में नई एडमिशन हुआ, उसके बाद बच्चा और वालिदैन एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। भाई ये बाद की बातें नहीं, आपको पहले ये करना चाहिए। आपने, आपके पास एक बैक एंड प्लान होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मेरा मेडिकल स्टूडेंट मेरे बच्चे का नहीं, अब 99% पे दाखले बंद हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर के। अब आप सोचे 99% के नीचे 97% वाला बच्चा क्या करे? उसका फ्यूचर क्या आप एट स्टेक रखेंगे? नहीं। आप बैकअप एंड, अब क्या प्लेटफॉर्म है? मोहसिन भाई, यही आपका प्लेटफॉर्म है। इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लाजमी क्रिएट होने चाहिए। मैं फिर बात करूंगी, रेगुलेटरी बॉडीज का ये फर्ज बनता है कि करियर काउंसलिंग, उसमें पीएमडीसी आ जाती है, पीएमए आ जाती है आपके। ये तो फेडरल बॉडीज आ गई ना। प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज और रेगुलेटरी एसोसिएशंस का ताल्लुक बनता है कि आप डिफरेंट स्पेशलिटीज की डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल ही दूंगी, पैथोलॉजी वालों की अगर एक डॉक्टर्स के लेवल पे रेगुलेटरी बॉडी है, तो एक पैथोलॉजी असिस्टेंट के लेवल पे भी रेगुलेटरी बॉडी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी अगर रेगुलेटरी बॉडी बॉडी है, तो फिजियोथेरेपी असिस्टेंट लेवल पे भी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। अब ये सारे हम लोगों का जो स्पेशलिस्ट्स हैं, जो लीडरशिप पोजीशन में हैं, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक वेकेंट एक खला है पाकिस्तान में, किसी ने सोचा नहीं कभी। और आई वुड स्टिल रिगार्ड कि आपका ये प्लेटफॉर्म है कि आपके प्लेटफॉर्म से लोग ये सोचना शुरू करें कि अच्छा ये करियर काउंसलिंग एक बहुत बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि हमारी जन फिर क्या होता है, बच्चा कहता है जी मैं बाहर चला जाता हूँ। भाई बाहर भी इस तरह जॉब आपको नहीं मिलती। आपकी रेगुलेटरी बॉडीज अफिलिएट हों बाहर के रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, ताकि जिस तरह हमारे बच्चे मेडिसिन में स्टेप्स देते हैं, जिस तरह बच्चे हमारे मेडिकल में आप यूके की तरफ चले जाते हैं, उसके इम्तहान देते हैं। बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सेस की, लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स की, उनको करना चाहिए कोलैबोरेट बाहर की रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, ताकि हमारा हमारा स्टैंडर्ड कम नहीं है। हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे ये सारा कुछ रेगुलेट किया जाए गवर्नमेंट के लेवल पे। अच्छा, गवर्नमेंट का भी ताल्लुक, वो सारी जिम्मेदारी नहीं। बात फिर आ जाती है कि हम लीडरशिप पोजीशन में अम, पहला कदम उठाएं और कहें कि जी हम ये करना चाहते हैं।
और फिर गवर्नमेंट लेवल पे और रेगुलेटरी बॉडीज ये कदम उठाएं, यूनिवर्सिटीज उठाएं कि जी हम करना चाहते हैं और आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, हम तो तैयार हैं ये काम करने। जी मैम, प्लीज। एक ये रेज होता है कि क्या इसमें फाइनेंशियल इतना पोटेंशियल होता है? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बात करते हैं ना कि ठीक है आपने ये कर लिया, अब ये करके क्या करोगे, कहाँ नौकरी मिलेगी या कितने पैसे कमा लोगे, ये बहुत, आपने भी शायद ये सुना होगा, हमारे पास भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये आपने सजेस्ट किया, ये फील्ड सेलेक्ट कर ली, ठीक है इसमें करियर परस्यू भी करना चाहते हैं बच्चे, इंटरेस्ट भी है, जॉब्स हैं मार्केट में, या पैसे बनते हैं, या हम इसको बहुत अंडर रेट लेते हैं इस तरह के प्रोफेशंस को? अच्छा, बस ये हमारी जहनियत है, मैं फिर कहूंगी। आ हम्म। देखें, एक बच्चा जो मेडिकल ग्रेजुएशन करके, अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएशन, हम बैचलर्स की पोजीशन पे कहते हैं जी ग्रेजुएट करता है, बाहर तो मास्टर्स की लेवल पे कहते हैं कि जी ग्रेजुएशन होती। एक बच्चे ने एमबीबीएस कर लिया, उसको जॉब नहीं मिली। अब 95% लोग ऐसे हैं, अब पब्लिक सेक्टर में जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं, वो बच्चा बेचारा सुबह की भी नौकरी कर रहा है, रात की भी नौकरी कर रहा है वो डॉक्टर। अच्छा, फैमिली बैकिंग नहीं है, वो फैमिली को नहीं सपोर्ट कर सकता। ठीक है, पैसे चाहिए, ओके। लेकिन क्या ही वही बच्चा, आप अब फिजियोथेरेपी में भी सैचुरेशन होती जा रही है, क्योंकि जो मेडिसिन नहीं कर सकते वो कहते हैं जी अच्छा, लेबल डॉक्टर का लग जाए, ये मसला है हमारी कौम के साथ। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और सर्जरी। आपके बच्चे, आप बात यही है, रेगुलेटरी बॉडीज एक नीड्स असेसमेंट करें। जब नीड्स असेसमेंट आ जाएगी मुआशरे में, तो जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अभी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और बहुत सारे लोग फिजियोथेरेपी में, इतनी ज्यादा सेचुरेशन है मोहसिन भाई पीछे, हर प्रोविंस में फिजियोथेरेपिस्ट की, कि वो उसको भी एंड में अपनी ही प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करनी पड़ रही है। अब फिज नर्सिंग में भी यही हो रहा है, नर्सिंग में भी पे बैक बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोग्रेशन के साथ। अब आप जॉब तो कर रहे हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप ओटी, अब इसमें जॉब मार्केट क्रिएट करना, फिर बात आ जाती नीड्स असेसमेंट की। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी या एक जो है यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, जब तक, बात वही, जब तक हम ये अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे कि जी ये नीड्स असेसमेंट क्रिएट होनी चाहिए, फिर ही नौकरियां क्रिएट होंगी। अब अगर एक आप इमेजिन करें, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में थिएटर है और उसमें शाम ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट काम कर रहा है, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को टेक्नीशियन भी चाहिए। उधर ठीक है। ईएनटी स्पेशलिस्ट सर्जरी कर रहा है, उसको भी टेक्नीशियन चाहिए। चाहे प्राइवेट थिएटर है, चाहे उसका पब्लिक लेवल पे थिएटर है, अब उसने किसी ना किसी को तो नौकरी देनी है। अगर वो एक सर्टिफाइड बंदा आता है और एक बंदा सर्टिफाइड नहीं आता, तो वो उसमें फर्क करके उसको जॉब तो क्रिएट, अब ये हमारी जिम्मेदारी, बात वही है कि हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है लीडरशिप रोल्स में कि हम ये अवेयरनेस फैलाएं, नीड्स असेसमेंट क्रिएट करें और फिर जॉब्स क्रिएट करें। मैम, मुश्किल काम, बिल्कुल आपने मुश्किल। राइटली पॉइंट पॉइंट आउट किया है, जिस तरह आप बता रही हैं, इस चैनल का मकसद भी ये है कि हम जितने लोगों तक पॉसिबल हो सके पहुंचें। डेफिनेटली बहुत सारे एरिया के प्रोफेशनल्स अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पे आगे करें, तो हमारी यूथ मैसिव है। और सच्ची बात तो ये कि पॉपुलेशन है जिसको नीड है, हर एक को चाहिए ना, हर प्रोविंस हम्म, में चाहिए, हर, मुझे तो लगता है हर गली में आपको नजर आएगा जहाँ पे ओवर क्राउडेड हमें नजर आता है, वहाँ हॉस्पिटल्स तो हैं, बिल्कुल। इमरजेंसीज भी हैं, ओटी भी है, सब वहाँ पे काम होता है, तो क्यों नहीं होंगी जॉब? बट आई थिंक आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है कि हमें नीड असेसमेंट की जरूरत है, और इसकी जैसे जैसे अवेयरनेस आएगी, और बहुत सारे ऐसे शोबे पिछले 1 से 2 डिकेट्स के अंदर अगर हम देखें, तो हमें नजर आता है कि वो उभर के सामने आए हैं जिसको शायद पहले वैल्यू नहीं दी जाती थी। हम्म। मैम, अ, हम जब ये देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई की तरफ जाता है हम्म। और उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऐड नहीं होता, हम्म। तो ऐसा नहीं लगता कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसको इतना वैल्यूएबल नहीं बनाता जितना एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बन जाता है? उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेंगी? आपको क्या लगता है इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को? जी बिल्कुल बिल्कुल।
अब आप देखें, जब हम मेडिसिन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी टीचिंग हॉस्पिटल साथ होना चाहिए। टीचिंग हम्म। हॉस्पिटल का मकसद ही ये है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो साथ। इसी तरह जब हम फिजियोथेरेपी में बैचलर्स के लिए बच्चे को ट्रेन कर रहे होते हैं तो साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए कोई ना कोई हॉस्पिटल साथ अफिलिएटेड, बहुत सारे हॉस्पिटल साथ अफिलिएटेड हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और ये जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस हैं, फिजियोथेरेपी हो गया, नर्सिंग हो गई और मेडिसिन हो गया, इनके साथ तो टीचिंग हॉस्पिटल्स अफिलिएटेड हैं। बात आ जाती है फार्मेसी वालों की, बात आ जाती है टेक्नीशियंस वालों की, टेक्नीशियंस की, जो मैं अब बाकी फील्ड्स कह रही हूँ, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात आ जाती है, और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाती है। अब बात यह है कि जो इदारा टीचिंग कर रहा है इन शोबों में, उनको हम्म। प्रोग्राम्स ऐसे बनाने चाहिए जो कोऑप प्रोग्राम्स हो। कि ठीक आप है। कुछ जी, आप कुछ आपने देखा होगा, बाहर भी यही होता है और जी। हर जगह यही होता है कि अगर आप 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर पढ़ा रहे हैं तो एक सेमेस्टर कोऑप है। अब कोऑप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अप्रेंटिसशिप का है, जो कि हम आप गली मोहल्ले में देखें ना कि कोई मोटरसाइकिल की दुकान है, कोई गाड़ी की दुकान है, तो वर्कशॉप पे एक छोटा जरूर है। अब वो छोटा कौन है? वो छोटा अंग्रेजी की जुबान में अप्रेंटिस है। वो बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस्ड, एक तालीम याफ्ता हो या ना हो, एक एक्सपीरियंस्ड दुकानदार की मौजूदगी में वो सीख रहा है कि जी मैंने बाइक को कैसे ठीक करना है, वो सीख रहा है मैंने गाड़ी का इंजन कैसे ठीक करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना अप्रेंटिसशिप या छोटे का, ये हमारे अ, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना, उसमें बहुत अरसे से है। यही इसी कॉन्सेप्ट को आप कोऑप के लेवल तक ले ले जाएं। और प्रोग्राम्स आप थिएटर के टेक्नीशियन के या फिजियोथेरेपी के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको कोऑप बनाएं, तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस खुद ही आ जाता है। जब आखिरी सेमेस्टर में या बीच में ठीक है, आप आखिरी सेमेस्टर में ना करें, आप 3 सेमेस्टर 4 बनाएं, आप बीच में एक कोऑप प्रो, ताकि बच्चे को पता चले मार्केट में काम कैसे हो रहा है। ये एक सादा सी सजेशन है जिसको हम लाजमी आगे लेके जा सकते हैं, और ये मुश्किल नहीं है। आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, आप उसमें कोऑप, अच्छा कोऑप जरूरी नहीं पेड हो, अनपेड कोऑप करने के लिए भी लोग तैयार। जी। यूथ तैयार है, इसका मतलब है कि हमें ये नीड यहाँ पे नजर आती है कि इंस्टीट्यूशंस अगर ज्वाइन हैंड्स कर लें, मिलें साथ पढ़ाने के, और इंडस्ट्री और एकेडमिया जिसको हम कहते हैं ना, कि जो प्रैक्टिकल काम जहाँ हो रहा है और एकेडमिया जहाँ पर है उसका एक अलाइंस हो, उससे ही रिफाइनमेंट आती है। और बिल्कुल। फॉर एग्जांपल हम बिजनेस के टर्म्स में जब बात करते हैं, तो अगर कोई फ्रेंचाइज भी खरीदनी है ना आपने, हम्म। तो फ्रेंचाइजर कहता है कि आपको आके पहले मेरी शॉप पे इतना अरसा काम करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि भाई ये फ्रेंचाइज के अंदर एक 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 चीज कैसे होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह का है, इसमें हम बात कर सकते हैं। इसे मैम, हम जब कंक्लूजन की तरफ इसको लेके चलते हैं, और जिस तरह आपने इस पेन को सीरियसली, आई वुड से कि ये पेन ही है, एक ऐसा दर्द है। हम सब प्रोफेशनल जब बैठ के बात करते हैं तो मेरे रियलाइज होता है कि शायद किसी स्टेज पे हमें अगर कोई मेंटोरिंग, कोई काउंसल करने वाला मिल जाता ना, हम्म। टीन एज के लेवल पे, या जब हम अपने स्पेशली कोर्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल। हम अपनी डायरेक्शन कुछ और लेके जाते हैं, शायद इतना भटकना नहीं पड़ता। ये क्या, अब ये आप इस बात से एग्री करेंगी, या ये सिर्फ सिर्फ मेरा थॉट है? आपको क्या लगता है, आप एग्री करती हैं इस बात से? बिल्कुल मोहसिन भाई। और ये करियर काउंसलिंग बैचलर के बाद नहीं होनी चाहिए, ये करियर काउंसलिंग स्कूल के लेवल पे होनी चाहिए। आप बिल्कुल। मैट्रिक के 9वीं 10वीं में करियर काउंसलिंग आप लोगों को लेके आए अपने स्कूल्स में, पब्लिक स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, लोगों से कहें, बच्चों को बात करें। अच्छा, ये करियर काउंसलिंग 7वीं 8वीं जमात में भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ने वहीं डिसाइड करना है मैंने साइंस के सब्जेक्ट्स में जाना है, मैंने आर्ट्स में जाना है, मैंने आईटी में जाना है, मैंने कहाँ जाना है। तो करियर एग्जैक्टली। काउंसलिंग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके करनी, आपने पहले करनी है। और आपने 7वीं 8वीं के बच्चों के साथ उनके वालिदैन को भी बुलाना है। स्कूल्स का मतलब जिम्मेदारी हमारी है
माशरे के तौर पे। 7वीं 8वीं के लेवल पे करें, आप 9वीं 10वीं के लेवल पे करें, आप 11वीं 12वीं के लेवल पे करें, और ये करियर काउंसलिंग चलती चली जाती है। आपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, आपने अपनी फील्ड चूज, अच्छा बैचलर के लेवल पे आपने स्पेशलाइजेशन के लिए करियर काउंसलिंग करनी। तो ये ऐसी चीज राइट। नहीं है कि अच्छा बैचलर कर लिया तो फिर, तो ये एक साथ साथ प्रोसेस है जो बच्चे के साथ और वालिदैन को शामिल करें स्कूल के लेवल। ये मेरी थॉट है। हाउ आप कितना इसके साथ एग्री करते हैं, और कितने लोग, काम हम ही ने करना है, काम करने को बहुत ज्यादा है। आप स्कूल लेवल से स्टार्ट करें और उसको आगे तक लेते चले जाएं, मुआशरा खुद ही सीधा होता चला जाएगा। जी। जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है, इसी विजन से इनिशिएट किया गया कि पूरा, हम जब यूथ उठा के देखते हैं ना, तो हमें ऐसा नजर आता है कि एक हला है, एक कोई कोई गाइड करने वाला। ऐसा, हम अगर कहें कि कोई उंगली पकड़ के बता दें कि देखें ये रास्ते हैं, हम्म। अब आप इसमें से एक्सप्लोर करके सेलेक्ट करें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपने बात की ना, स्कूल लेवल से ही स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने जाके देखा है कि हम परसेंटेज, मार्क्स या हम्म। यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया में ही फंस जाते हैं कि इतना परसेंट आएगा तो यहाँ एडमिशन मिलेगा, और यहाँ मिलेगा तब मेरा एक करियर सेट होगा और मुझे पता चलेगा कि मैंने ये डायरेक्शन एडेप्ट करनी है या नहीं करनी है। हालांकि जब आप उस फील्ड में पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। हम्म। मैंने कर तो लिया ये, बिल्कुल। लेकिन शायद मैं बना नहीं हूँ इसके लिए। तो यस, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस, इसलिए आपको शायद मिस अलाइनमेंट भी नजर आती है। कोई मेडिसिन किया हुआ डॉक्टर जो है हम्म। आपको प्रोबेबली सीएसएस के बाद वो ब्यूरोक्रेसी में उसमें चला जाता है और उसमें बिल्कुल। करता है। कोई एमबीए कर लेता है, और किसी इंजीनियर वो उठाएं आप, वो भी शायद आपको नजर बिल्कुल। आए। तो मिस अलाइनमेंट शायद हो जाती है। हम्म। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं इस पे कंक्लूड भी करना चाहूँगा कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में जब एक बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, तो मेडिकल फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के पैसे लगते हैं इसमें, हम्म। इंजीनियरिंग में भी लगते हैं सारे उसमें। तो ये रिसोर्स अगर स्कूल से काउंसलिंग हो जाए तो प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएगी। और बिल्कुल सही। आपकी बात भी इसमें हम कंक्लूड करेंगे। सिर्फ एक लास्ट इस पे थॉट पे, जिसमें आपने विमेन की बात की, एक अलमिया है हमारे यहाँ, मेजॉरिटी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं मेडिसिन में, और ये हम्म। बहुत अरसे से चलता हुआ आ रहा है। जी। लेकिन प्रैक्टिस आती हैं, हम्म। कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज आप देंगी? जी बिल्कुल, बहुत वैलिड सवाल है। मैं कहूँगी कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लें कि खातून होने के नाते मैंने स्कूल में पढ़ा, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, उनके रिसोर्सेज लगे, मैंने बहुत मेहनत की क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ठीक है, जिस मर्जी नियत से लिया हो, बहुत सारी वजहों से लोग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन, खवातीन मैं कहूंगी, लेती हैं। आई वुड नॉट गो इनटू द रीजंस। लेकिन अगर आप खुद जाती तौर पे सोच लें कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे पैसे लगे, मेरी मेहनत लगी, मेरे इतने इतना टाइम लगा। अब सिर्फ वैल्यू पैसे में नहीं होती, वैल्यू टाइम में भी होती है, बिल्कुल। वैल्यू आपकी मुशक्कत में भी होती है। ठीक है ना, आपने ऐसे ही नहीं मेडिसिन कर ली, ठीक है आपने जॉब नहीं करनी, लेकिन आप वॉलंटरी लेवल पे आप बन जाएं स्पोक्स पर्सन अपने लेवल पे। खवातीन के पास इतना टाइम है, आप डॉक्टर बन गई हैं, आपके साथ विमेन एसोसिएशंस बहुत हैं, ठीक है आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, आप स्पोक्स पर्सन बन जाए दूसरी खवातीन को गाइड करने के लिए। और आपने अगर मेडिकल कर ही लिया है तो उसके बाद जरूरी नहीं कि आप अवेयरनेस मेडिकल के तौर पे, अब तो इतने सारे मोहसिन भाई सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं कि मैं कहूँगी ठीक है आप जॉब ना करें, आप अपनी मेहनत अपनी तालीम को बहुत सारे और एस्पेक्ट्स में यूटिलाइज कर लें। सोशल मीडिया में आपका प्लेटफॉर्म है, करियर काउंसलिंग में आ जाएं आप। बहुत सारी, अगर आपने जॉब नहीं करनी, पहले तो आप नौकरी कर लें, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लें, लेकिन आप बहुत सारा कुछ घर बैठ के भी कर सकते हैं, वॉलंटरी होगा। जाहिर बात है टाइम लगता है काम करते हुए और सारा कुछ करते हुए, आपका एफर्ट उसमें भी लगेगा, लेकिन आप, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी मेहनत, अपनी टाइम और अपनी कमिटमेंट को इस्तेमाल करें किसी ना किसी को गाइड करने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू मैम फॉर योर टाइम,
फॉर द नॉलेज विच यू हैव शेयर्ड, सो काइंड ऑफ यू। आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और जो पेन पॉइंट्स हैं, जो पेन एरियाज है, उसको हाईलाइट करते हुए जो आपने असेसमेंट की बात की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस बात को रियलाइज करें, और हर एक, हम सिर्फ ये कह के अपनी जिम्मेदारी से नहीं छुटकारा पा सकते कि नहीं बस ये तो इंस्टीट्यूशंस करेंगे या गवर्नमेंट करेंगे। हम्म। हमने अपना काम करना है। अगर आपकी एफर्ट से किसी एक फर्द की भी लाइफ में चेंज आएगा, तो डेफिनेटली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से कंटिन्यूसली हम ये चीज़ करते रहेंगे मैम। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो काइंड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, और बहुत सारी दुआएं कि आपका ये प्लेटफॉर्म और आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों की आवाज़ बने और इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को गाइड कर सके। बहुत शुक्रिया जी। आमीन। सो काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।